नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं जो मेरी पुस्तकें आई हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए। मेरे पास कई मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, बच्चे जो खुद यहाँ पर आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि सर कुछ वीडियो बनाइए, जो आपकी किताब आई है उसमें क्या है इसको जानने के लिए, जिससे कि हम उसको ख़रीद सकें या उसके बारे में थोड़ी हमको जानकारी मिल सके। तो आज हम शुरू करते हैं। 4 किताबें मेरी आई हैं और वो चारों किताबें मिलकर राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल टीचर का सिलेबस है उसको पूरा कवर करती है। ये 4 किताबें एक अर्थ में संक्षेप में है, एक अर्थ में बड़ी भी है। संक्षेप में इस अर्थ में है कि ये जैसे पहली किताब है ये 200 पेज की है, बाकी किताबें इससे कम है थोड़ी। तो ये 200 बाकी 150 200 के बीच में चारों किताबें हैं और इनका जो मूल्य है कंसेशन वगैरह करके हमारे यहाँ पर जो मिल रहा है वो तो 650 रुपये 675 में दे रहे हैं। मार्केट में जो भी आपको मिल सकता है वो ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। अब इन पुस्तकों में क्या विशेषता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको लगे कि आपका निर्णय लेना थोड़ा आसान हो जाए कि पुस्तक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको बहुत सी बातें मालूम है तो ज़रूरत नहीं है, और नहीं मालूम है तो आप देख लीजिए। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पहली पुस्तक से, जो है राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक चिंतन। राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक चिंतन, मैंने बताया था कि मैंने सिलेबस को 4 भागों में विभक्त किया है। उसमें एक भाग यह है जो सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सैद्धांतिक पक्ष ज़्यादा है। ये पुस्तक है इसकी कीमत है 330 रुपये और ये आपको 194 इसके पेजेस हैं। इसमें मैंने उसको 5 भागों में विभक्त किया है। इसमें 5 भागों में जो विभक्त किया है उसमें 5वां भाग है भारतीय राजनीतिक चिंतन, जो सबसे कम है। इसमें करीब 10-12 पेज हैं, इसमें 80 15-14 पेज हैं सिर्फ, क्योंकि मैं मानता हूँ भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में आपको ज़्यादा मालूम बहुत से स्रोतों से मिल सकता है, वो सबसे कम है। बाकी इसमें जो 4 भाग हैं वो हैं, एक तो राजनीतिक सिद्धांत, सैद्धांतिक स्तर क्या है इसका, दूसरा अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, तीसरा राज्य के बारे में है, चौथा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है। देखिए ये सभी टॉपिक्स जो हैं ये आपको सब जगह मिल सकते हैं, आपने पढ़ भी रखे होंगे, कई नोट्स मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगे। इस पुस्तक में जो मैंने विशेष ध्यान रखा है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिससे आप समझें कि इसकी विशेषता क्या है। देखिए हम लेते हैं पहले अध्याय से, जो है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। ये आप जानते हैं, बहुत सी जगह पढ़ रखा है आपने, इसकी प्रकृति भी पढ़ रखी है आपने। इसके जो दृष्टिकोण हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के दृष्टिकोणों को पुस्तकों में बताया गया है। एक है जिसे कहा जाता है संदर्भीय दृष्टिकोण, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच, और जिसे मूलतः कैम्ब्रिज स्कूल भी कहा जाता है। और जो 3 विचारक हैं, स्किनर, पोकोक एवं जॉन डन, इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया है, जिसे कैम्ब्रिज स्कूल कहा जाता है और जिसे हम संदर्भीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। ये इसमें 2-3 पेज का आपको दिया गया है। क्या है ये संदर्भीय दृष्टिकोण? इस पर भी सवाल बन जाते हैं कई बार। दूसरा है इसमें स्ट्रॉसियन दृष्टिकोण। स्ट्रॉसियन, लियो स्ट्रॉस ने बहुत सी पुस्तकें लिखी है, पॉलिटिकल थिंकर था वो, इंटरप्रेटर था, और थॉमस हॉब्स पर उसने लिखाई है। और उसको एक अलग तरह से ग्रंथों की व्याख्या कैसे की जा रही है स्ट्रॉस ने लिखा है। इसका मतलब यह है कि अधिकतर ये जो पश्चिम में मध्य युग के बाद में या मध्य युग के समय में जो विचारक थे
इसके अनुसार वो विचारक अपने मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, वो उसको छुपाते थे, जिससे कि उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ माहौल ना बने। क्योंकि अगर आप मध्य युग में हो या मध्य युग की समाप्ति के समय हो और आप ईश्वर की आलोचना करते हो तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो किसी भी समय में जब कोई विचारक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, ऐसे विचार देता है जो उस समय के अनुकूल ना हो, समय से आगे हो, तो वो अपनी भाषा को थोड़ा क्लिष्ट बनाता है, थोड़ा मेटाफोरिकल बनाता है और अलग तरह से लिखता है। इसलिए उसको मंतव्य को समझने के लिए हमें उसकी भाषा को उस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है कि किस संदर्भ में वो लिख रहा है। इसे वो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉसियन दृष्टिकोण माना जाता है। ये भी शायद आपको पुस्तकों में न मिले। और तीसरा है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। वो शायद आपको मिल सकता है, लेकिन वो मैंने दिया है। साथ में नारीवादी दृष्टिकोण, ये भी आपको मिल सकता है कुछ जगहों पर। इसके बाद दूसरा चैप्टर है परंपरागत एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य। ये आप जानते हैं, ये साधारण चैप्टर है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैंने इसमें जो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी है, अनुभवजन्य ज्ञान सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, उसमें कौन विचारक हैं उन पर मैंने एक एक पैराग्राफ लिखा है। कौन कौन से विचारक हैं वो हैं डेविड ईस्टन, आमंड, सिडनी वर्बा, हैरोल्ड लासवेल, रॉबर्ट डाहल, कर्ट लेविन, जिसको आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, चार्ल्स मेरियम, फिलिप कॉनवर्स, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं इसको लिख देता हूं आपको, कर्ट लेविन। और दूसरा है फिलिप कन्वर्स। ये दो हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतन के दृष्टिकोण में, जो साधारणतः आपको पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसमें इंगित किया है। इसके अलावा हंटिंगटन और एंथोनी डाउन्स का नाम तो आपने सुन रखा है। तीसरा अध्याय है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। इसमें भी अधिकतर बातें वो है जो कि आपको सारी पुस्तकों में मिल जाएगी। व्यवहारवाद की आलोचना, व्यवहारवाद के अर्थ वगैरह। फिर आरंभ होता है आपका भाग 2, जिसमें है अवधारणाएं। पहले अवधारणा है अधिकार। इसमें अधिकारों के सिद्धांत का विकास, अधिकारों की श्रेणियां, अधिकारों के आधुनिक सिद्धांत। अब आधुनिक सिद्धांत में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है वेस्ले हॉयफील्ड। देखिए, वेस्ले हॉयफील्ड ये विचारक है जो अधिकारों का आज का सबसे महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। और अब तक तो शायद सवाल नहीं आया है, लेकिन इस पर सवाल ज़रूर आ सकता है क्योंकि ये बहुत प्रचलित है आजकल। इसके अलावा रोनाल्ड डवर्किन, नुस्बाम, अमर्त्य सेन, जूडिथ बटलर, चार्ल्स टेलर, हेनरी शू, थॉमस पॉक, ये विचारक हैं जो अधिकारों में जिनका उल्लेख होना चाहिए और जिनका अध्ययन आपको करना चाहिए। कौन कौन से हैं? ये तो हो ही गया, रोनाल्ड डवर्किन, जॉन रोल्स, मार्था नुस्बम, अमर्त्य सेन,
जूडिथ बटलर, चार्ल्स टेलर, हेनरी शू, ये नाम आपने नहीं पढ़ा होगा किसी किताबों में। ये बहुत महत्वपूर्ण विचारक है आजकल। इसकी किताब है बेसिक राइट्स, सब्सिस्टेंस, एफ्लुएंस एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी, और थॉमस पॉग। ये सारे विचारक हैं जो अधिकार में आप लोगों को मैंने इस पुस्तक में दिए हैं, जो आपको अधिकतर किताबों में शायद ना मिले। ठीक है, इसके बाद मानव अधिकार भी दे रखे हैं। फिर स्वतंत्रता पे आइए। स्वतंत्रता में जो समकालीन विचारक हैं उसमें देखिए, बर्लिन मिल सकता है आपको। अमर्त्य सेन स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित करता है, मार्था नुसबम कैसे परिभाषित करता है, नैन्सी फ्रेजर ने कैसे परिभाषित किया है, रॉबर्ट नोजिक, फिलिप पेटिट, और उसकी रिपब्लिकन स्वतंत्रता। जो महत्वपूर्ण बात है वो है रिपब्लिकन स्वतंत्रता। फिलिप पेटिट, स्किनर, ये समकालीन विचारक हैं आपके स्वतंत्रता के। और इसमें मैंने ये भी दिया है पूरा कि स्किनर और फिलिप पेटिट में अंतर क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है अगर टेक्निकली ये सवाल पूछा जाए तो। उसके बाद है समानता। समानता में जो समकालीन सिद्ध, मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पुस्तक में जो मैंने आपको बताई पहले भी, वो है कि इसमें समकालीन जो व्याख्याएं हैं पूरे राजनीति विज्ञान के, जो भी अवधारणाएं हैं या सिद्धांत हैं उनकी, वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है जहाँ तक हो सके। तो इसके बाद में आता है आपके समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत में जो समकालीन इस पर बातचीत है वो एक है लक समतावाद। लक समतावाद इसको कौन बात करता है, डोरकिन, एक तो, और दूसरा है इसमें जे कोहन। ये दोनों इसकी बात करते हैं। ये मैंने इसमें डिटेल में दे रखा है। इसके बाद आता है न्याय। न्याय में जॉन रोल्स आप जानते ही हो, पढ़ते हैं, हॉब्स, लॉक, जॉन रोल्स। और उसके बाद में रोल्स के बाद में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रोल्स की आलोचना की है और अपना सिद्धांत दिया है। उसमें नोजिक का सिद्धांत है, मार्था नुसबम है, माइकल सैंडल है, थॉमस पोगे है, नैन्सी फ्रेजर है, माइकल वॉल्जर है और चार्ल्स टेलर है। इसके अलावा विल किमिल का भी है। यानी ये इतने सारे नाम मैंने आपको बताए, ये सारे किस तरह से न्याय के सिद्धांत को पुनर्भाषित करते हैं रोल्स की आलोचना करते हुए, जिसमें नैन्सी फ्रेजर जैसे पहचान की राजनीति की बात करती है। ये सारी बातें मैंने अपनी इस पुस्तक में लिखी है। इसके अलावा पूरा एक आधा चैप्टर जिसे कह सकते हो वो है नारीवादी न्याय सिद्धांत पे। वो आयरिस यंग के सिद्धांत है, कैरल पैटमैन के सिद्धांत है। इनके बारे में मैंने इसके अंतर्गत बताया है, कैरोल पैटमैन और आयरिस यंग।
फिर आइए, चैप्टर है आपका नागरिक समाज। नागरिक समाज शुरू होता है थॉमस हॉब्स से माना जाता है थोड़ा सा, फिर जॉन लॉक, फिर वाणिज्यिक समाज के स्कॉटिश सिद्धांतकर्ता फर्ग्यूसन, स्टुअर्ट एवं एडम स्मिथ, J.S. मिल एवं डी टॉकविले, और फिर नीरा चंडोक की पुस्तक है सिविल सोसाइटी पे, उसका सार संक्षेप इसमें दिया है। और इसके बाद में अलग अलग दृष्टिकोण इसके बारे में जो है, बहुलवादी, मार्क्सवादी, ग्रामशियन, उत्तर औपनिवेशवादी, ये सब इसमें दिए हैं। और फिर वही हमेशा की तरह जो महत्वपूर्ण बात है, समकालीन विचारक कौन से हैं? हेबरमास, माइकल वॉल्जर, रॉबर्ट पुटनेम, नैन्सी फ्रेजर, अमर्त्य सेन और बोवेंटुरा डी सुसा सेंटोस, एक नया नाम है, पुर्तगाली समाजशास्त्री है, बोवेंटुरा डी सुसा सेंटोस, और स्लावोय जिजेक जो स्लोवानिया के दार्शनिक हैं, एक है चांटल मफ। ये सारे विचारक मैंने इसमें दिए हैं। और भारत के भी विचारक है आशीष नंदी, जिनका भी आर्टिकल आया था आउटलुक में। तो ये लोग हैं जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे शायद, इस पर राजनीतिक समाज के बारे में। देन ये कम टू पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ उसमें आज के संदर्भ में उसको परिभाषित किया गया है। फिर है अध्याय राज्य क्या होता है, फिर राज्य के प्रकार क्या है, 11वां, ये आप जानते हैं। संप्रभुता क्या होती है, इसके बारे में भी आपको मिल सकता है बहुत कुछ। फिर बहुलवाद है, बहुलवाद भी आसान है, इसका मैटर सब जगह उपलब्ध है। फिर आते हैं राजनीतिक विचारक, उसमें है प्लेटो। प्लेटो को मैंने प्रमुख संवाद कौन कौन सी पुस्तकें कौन सी वो दी है, और उसके राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, और प्लेटो और सुकरात द्वारा न्याय के प्रचलित तीनों सिद्धांतों की आलोचना, उसका न्याय का सिद्धांत, उसका शिक्षा का सिद्धांत, उसके दार्शनिक राजा का सिद्धांत, साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद की तुलना, और प्लेटो पर विचारकों के क्या टिप्पणियां हैं वो लिखी मैंने खास अलग। वाइट हेड क्या कहता है, इमर्सन क्या कहता है, कार्ल पॉपर क्या कहता है, बर्ट्रैंड रसेल क्या कहता है, अरस्तु क्या कहता है, रूसो क्या कहता है, और अंत में मैंने दिया है कि आधुनिक समय में प्लेटो का प्रभाव किन किन पर पड़ा था, कैसे पड़ा था, जैसे जॉन रॉल्स या अमर्त्य सेन, इन पर क्या प्रभाव पड़ा था। अब आइए अब अरस्तु पे। तो अरस्तु में वही पुस्तकें कौन कौन सी लिखी, उसके सारा चिंतन है, राज्य का, परिवार का, राजनीति विज्ञान का जनक क्यों मानते हैं इसको, राज्यों का वर्गीकरण, दासता का सिद्धांत, क्रांति के रोकने का सिद्धांत, नागरिकता, निजी संपत्ति, परिवार का सिद्धांत, और उसे एक रूढ़िवादी विचारक क्यों माना जाता है, और अंत में अरस्तु का प्रभाव नए लोगों पर या आधुनिक समय के विचारकों पर कैसे पड़ा है, ये भी मैंने इसमें पूरा दिया है। इसमें कांट, हेगल, बेकन, मार्क्स, बर्ट्रैंड रसेल, इमर्सन, वाइट हेड वगैरह सारे मैंने इसमें बताए हैं। फिर आता है मैकियावेली। मैकियावेली में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसके राजनीतिक चिंतन को ही स्पष्ट किया है। थॉमस हॉब्स वो महत्वपूर्ण विचारक है, इसमें बहुत सारी बातें मैंने कही है। उसमें थॉमस हॉब्स के ऊपर जो लोगों के विचार हैं, विचारकों के, वो मैंने महत्वपूर्ण रूप से बताया है कि जॉन लॉक क्या कहता है, ह्यूम क्या कहता है, रूसो क्या कहता है, कार्ल श्मिट क्या कहता है, लियो स्ट्राउस क्या कहता है, एमर्सन क्या कहता है, बर्ट्रैंड रसेल क्या कहते हैं, सबके और एक एक पैराग्राफ है पूरा। मिशेल फूको क्या कहते हैं, एडमंड बर्क क्या कहते हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड क्या कहते हैं। फिर हॉब्स की आलोचना किन किन ने की है, लॉक ने की है, रूसो ने की है, मैकफर्सन ने कैसे की है, स्किनर ने कैसे की है, फिलिप पेटिट ने कैसे की है, और एलिस्टर मैकेंटायर ने कैसे की है, ये सब मैंने इसमें बताया। ठीक है। फिर आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक तो राजनीतिक की दृष्टि से थोड़ा सरल विचारक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सारी चीज़ें जो उसके विचार के हैं वो तो मैंने दिए हैं इसमें, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है रूसो। रूसो में उसके विचारों के साथ साथ उसकी आलोचनाएं, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है सामान्य इच्छा,
वो मैंने इसमें पूरा डिटेल में बताई है आपको। देन कम्स जेरेमी बेंथम। बेंथम का राजनीतिक चिंतन जो है वो उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो वो क्या होता है और उसकी आलोचना क्या की जाती है। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल, इसमें इसके द्वारा उपयोगितावाद में क्या संशोधन किया जाता है, प्रतिनिधि सरकार पर क्या वो कहता है, और उसकी जॉन स्टुअर्ट मिल की आलोचनाएं क्या क्या है महत्वपूर्ण रूप से। अंत में है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के किताबें कौन कौन सी हैं, उसका राजनीतिक चिंतन किस प्रकार का था वगैरह। फिर भारतीय राजनीतिक विचारक हैं और कौटिल्य, अरविंदो, गांधी वगैरह, वो सब आप पढ़ चुके हैं। ये पहली पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन की। इसकी विशेषता मैंने आपको बताई है। अगर आपको उचित लगे तो आप इसको देखिए। फिर देखेंगे हम अगली पुस्तक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।